आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं थस स्पोक ज़राथुस्ट्रा के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है द थ्री मेटामॉर्फोसिस। तो नीचे हमें इस चैप्टर में 3 जानवरों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से पहला है कैमल यानी ऊँट, दूसरा है लायन यानी शेर और तीसरा है चाइल्ड यानी बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैमल से। कैमल एक ऐसा जानवर जो कि सूखे रेगिस्तान में रहता है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को और अपने सामान को कैरी करने के लिए। और हर इंसान की हालत कैमल की तरह ही होती है, जहां उसकी ज़िंदगी रूखी सूखी होती है, पूरी मैकेनिकल। सुबह उठना, 20-25 हज़ार के लिए जॉब करना जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, घर आना, फिर किसी चीज़ का नशा करना और सो जाना। जो नशा हो सकता है कभी शराब, कभी मूवीज़, कभी पॉर्न। एक कैमल की तरह ही समाज का बोझ हमारे ऊपर होता है और हमारी मदद से समाज और उसके बिलीव्स आगे बढ़ते हैं। जब हमारे अंदर सोचने और समझने की थोड़ी सी भी एबिलिटी डेवलप होती है, तभी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें सिखा ही रहा होता है। उनमें से पहले होते हैं हमारे माँ बाप, जो कि अपने बिलीव्स का बर्डन हमारे ऊपर डालते हैं। फिर आता है टेलीविज़न और आज के टाइम में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। जैसे तुम्हारे माँ बाप अगर हिंदू हैं तो तुम भी उनकी तरह ही होगे, या फिर मुस्लिम हैं तो तुम मुस्लिम की तरह ही होगे। तो हम सब बिलीव्स को, धारणाओं को कैरी करते हैं। अगर तुम यूट्यूब पर किसी को देखते हो तो हो सकता है कि तुम उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हो। तो हम सब एक कैमल की तरह ही अपनी रूखी सूखी ज़िंदगी में बहुत सारा बोझ ढो रहे होते हैं। तो इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि जो कैमल की स्पिरिट होती है वो लायन की स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट होती है। तो इससे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढें कि कैमल की स्पिरिट लायन स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट होती है, उससे पहले हमें समझना होगा कि लायन की जो स्पिरिट है वो सिंबलाइज़ क्या करती है। तो लायन सिंबलाइज़ करता है स्ट्रेंथ, पावर, फ्रीडम, करेज। लायन जंगल में आज़ादी के साथ रहता है, किसी का पालतू नहीं होता। तो कैमल की स्पिरिट ज़राथुस्ट्रा से पूछती है कि सबसे भारी चीज़ क्या है जिसे मैं कैरी कर सकूं, क्योंकि कैमल ढोने के अलावा यानी कैरी करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। व्हाट इज़ हैवी? सो आस्क्ड द लोड बियरिंग स्पिरिट, देन नील्ड इट डाउन लाइक अ कैमल एंड वांटेड टू बी वेल लादेन। तो ज़राथुस्ट्रा इसका जवाब देते हैं, इज़ इट नॉट दिस to humiliate oneself in order to mortify one's pride, to exhibit one's folly in order to mock at one's wisdom? Or is it this to desert our cause when its celebrant is triumph, or to ascend to my mountains to tempt the temper? Or is it this to feed on acorns and grass of knowledge, and for the sake of truth to the suffer hunger of soul? Or is it this to be sick and dismiss comforters, and to make friends of the deaf who never hear you request? Or is it this to love those who despise us, and give one's hand to the phantom when it is going to frighten us? तो चलो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो एक प्राइडफुल इंसान है, तो वो किस चीज़ से डरा हुआ है? वो डरा हुआ है कि कहीं उसकी प्राइड ना हर्ट हो जाए। एक समझदार इंसान है, वो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं वो बेवकूफ़ी ना कर दे। एक प्यार करने वाला इंसान डरा हुआ है कि कहीं दूसरा उससे नफ़रत ना करता हो। एक इंसान जो गॉड में बिलीव करता है, वो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं गॉड ना हो, या फिर वो नीचे को पढ़ने से डरता है। तो हर कोई डरा हुआ है। हम सब अपने बिलीव्स और आइडेंटिटी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो इस बोझ को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है यह देखना कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से डर लगता है हमें, और उसकी वजह क्या है। क्योंकि डर तो तुम्हें छत से कूदने से भी लगता है, क्योंकि तुम मर जाओगे। ये एक रियल फियर है, पर हमारे अधिकतर फियर इमेजिनरी होते हैं। जैसे हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में एक बिलीव हो कि अच्छे लोग शायद डिस्को में नहीं जाते, या अच्छे लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। तुम्हें डर है इस बात का कि अगर तुम डांस कर लोगे तो तुम गंदे बच्चे बन जाओगे, या तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम गॉड को क्रिटिसाइज़ करोगे
तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। या फिर अच्छे लोग भगवान के ऊपर सवाल नहीं खड़े करते, अच्छे लोग ऊपर वाले के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते। तो जिस दिन तुम अपने इस बिलीफ के आगे खड़े हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक लायन के स्पिरिट का जन्म होगा। या कह लो, जिस दिन तुम अपने बिलीव्स और कंडीशनिंग के खिलाफ ना खड़े होने के डर को ओवरकम करते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर एक लायन की स्पिरिट का जन्म होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो नेचर होता है वो थोड़ा रेवेलियस हो जाता है। तभी लायन की स्पिरिट के पास एक ड्रैगन आता है और बोलता है लायन से, ये जिन वैल्यूज़ के ऊपर तुम सवाल खड़े कर रहे हो, ये जिन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ तुम खड़े हो, ये हज़ारों साल पुरानी है। पूरी दुनिया इन्हीं पर चली है, इन्हीं वैल्यूज़ को फॉलो कर दिया। जो भी वैल्यूज़ बन सकती थी वो बन चुकी हैं। अब किसी नई वैल्यूज़ का जन्म नहीं हो सकता। द वैल्यूज़ ऑफ 1000 years glitter on whose scale, and thus speaks the mightiest of all dragons. All the values glitter upon me. All values have already been created. All created values do I represent. Verily there shall be no I will anymore. Thus spoke the dragon. यह ड्रैगन वही बात बोल रहा है जो हमारे माता पिता हमसे सदियों से बोलते हुए आए हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये तेरे दादा परदादा सब ने इन्हीं को फॉलो किया है। वो सब क्या बेवकूफ़ थे? तू चला है नई वैल्यूज़ को बनाने, तू ज़्यादा एडवांस हो रहा है, तू दुनिया को बदलेगा। जो दुनिया बदलनी थी वो बदल चुकी है, जो कुछ भी होना था वो सब कुछ हो चुका है। और ये घर घर की कहानी है। पर अजीब बात यह है कि लायन भी नई वैल्यूज़ का जन्म नहीं दे सकता। लायन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लायन एक विद्रोही है, लायन एक ताकतवर जानवर है, पर नई वैल्यूज़ को पैदा वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि नई वैल्यूज़ को पैदा करने के लिए ये एक तीसरी स्पिरिट की ज़रूरत होती है। वो होती है द चाइल्ड, यानी एक बच्चे की स्पिरिट। तो सवाल ये खड़ा होता है कि लायन नई वैल्यूज़ को जन्म क्यों नहीं दे सकता? तो इसका जवाब है क्योंकि लायन एक रेबल है ओल्ड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़। तो इस बात को एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले गाली देना बुरा समझा जाता था, स्पेशली अगर कोई लड़की गाली देती है तो सबको अचानक से शॉक लगता था, अरे ये लड़की कैसे गाली बक रही है। पर आज के टाइम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स केवल गाली देकर बड़े हुए हैं। अगर तुम शायद आज के टाइम में गाली ना बको तो तुम कूल भी ना हो, पर पहले गाली बकना बुरा माना जाता था। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कपड़ों को लेकर के, माता पिता की आज्ञा को मानने को लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो समाज हमेशा एक्सट्रीम्स पर चलता है, जिसे हीगेल ने बोला था थीसिस एंड एंटीथीसिस। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में थीसिस हो गया कि गाली देना गंदी बात होती है, और जो उसका एंटीथीसिस बना वो बना गाली देना कूल बात होती है। जिन चीज़ों की तुम पहले रिस्पेक्ट करते थे, आज हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो समाज इसी पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। तो कैमल जो पहले समाज का बोझ ढोता था, लायन जो समाज के खिलाफ एक विद्रोह करता है, पर दोनों में मुद्दा समाज ही होता है। तो कैमल एक तरीके से थीसिस हो गया और लायन उसका एंटीथीसिस। कैमल जिसमें बिल्कुल दम नहीं था अपने वैल्यूज़ के खिलाफ खड़े होने के लिए, लायन के अंदर दम है। तो बच्चा रिप्रेजेंट करता है एक इनोसेंस, एक सीधापन, एक अनकंडीशनड सेल्फ। बच्चा वो होता है जिसे अभी तक समाज ने अपने बिलीव्स और अपने कंडीशनिंग के नीचे दबाया नहीं होता। और हमारा जो पर्पस होता है मेन एज अ ह्यूमन बीइंग्स, वो यही होता है कि जो समाज ने हमें कंडीशन किया है, हमें अपने आप को अनकंडीशन करना होता है। और यही फ्रेडरिक नीचे का लास्ट मेटामॉर्फोसिस है कि कैसे हम इस अपने अंदर के बच्चे तक पहुंच सकते हैं। तो अपने इस अंदर के बच्चे तक पहुंचने के लिए एक टर्म याद रखना, वो है अनकंडीशनड सेल्फ। पूरा समाज हमारे ऊपर कंडीशनिंग कर रहा होता है कि ये बड़े हैं, इनके जाके पैर छुओ, वो भगवान जी हैं आसमान में बैठे हैं, उनके ऊपर सवाल मत खड़े करो, भगवान जी में मानो,
जो भी कहा जा रहा है चुपचाप बात मान लो। बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे ही करके समाज हमें कंडीशन करता है। उसके बाद टेलीविज़न आता है जो तुमसे कहता है इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ कंज्यूम मोर। सक्सेस का क्या मतलब हुआ? फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न ने कहा सक्सेस का मतलब होता है जाके कार खरीदो, जाओ जाके एक बड़ा सा घर खरीदो, यही तो सक्सेस है। तो टेलीविज़न ने हमें इस तरीके से कंडीशन किया। फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, बस कंडीशन कर रहे होते हैं हमें। और हमारा काम होता है इस कंडीशनिंग को तोड़ना और ख़ुद को अनकंडीशन करना। और अनकंडीशन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने फियर्स को देखना, अपने इमेजिनरी फियर्स को देखना कि कहाँ पे तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुम बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो गंदे बच्चे बन जाओगे। सो जस्ट डिसरिस्पेक्ट देम समडे, जस्ट क्वेश्चन देम समडे। या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि भगवान जी आके तुम्हें सज़ा दे देंगे अगर तुम उनके ऊपर सवाल खड़े कर दोगे तो जस्ट क्वेश्चन हिज एग्जिस्टेंस एज वेल। सो इसी तरीके से तुम अपने आप को अनकंडीशन करते चले जाते हो, करते चले जाते हो और करते ही चले जाते हो। और जो अनकंडीशनिंग का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले जिन चीज़ों के ऊपर तुम सवाल खड़े करने से डरते हो उसके सामने शेर की तरह खड़े हो जाओ और फिर उसके डेफिनेशनल लेवल पे सवाल खड़े करना शुरू करो। कि तुम्हें बचपन से सिखाया जा रहा है कि रिस्पेक्ट देने का मतलब होता है कि तुम जाके बड़ों के पाँव छू लो, मुंडी जाके नीचे झुका लो लोगों के सामने, और यही रिस्पेक्ट होता है। अब तुम इस वैल्यू के खिलाफ खड़े होते हो लायन की तरह। फिर तुम एक बच्चे की तरह उस पर सवाल पूछते हो कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लेवल पे तुमने सवाल खड़े करे, फिर वहाँ से कुछ जवाब आएगा। सबसे पहले हो सकता है तुम्हारा कल्चरली कंडीशनड जवाब आए कि रिस्पेक्ट देने का मतलब होता है सर को झुकाना। अच्छा, फिर उसके बाद तुम और फर्दर क्वेश्चनिंग करो, फिर और फर्दर क्वेश्चनिंग करो, फिर जाके कहीं तुम अपने आप को अनकंडीशन कर पाते हो। फिर जाके जो अनकंडीशनड सेल्फ होता है वो फिर एक्शन में आता है। और यही सोक्रेटिस करा करते थे कि लोगों के पास जाते थे, उनसे जाके जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते थे, जो कल्चरली कंडीशनड कॉन्सेप्ट्स होते थे, उनके ऊपर जाके वो सवाल पूछते थे। फिर एक डायलॉग शुरू होता था, उस डायलॉग के अंदर से कुछ बात आती थी और तब जाके एक नया कॉन्सेप्ट ही शुरू होता था, या कह लो एक और मोर रिफाइंड और अच्छी डेफिनेशन आती थी चीज़ों की, और रियल डेफिनेशन आती थी चीज़ों की। और यही काम था सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस ने इसी के ऊपर एक मेथड दिया जिसे कहते हैं डायलैक्टिकल मेथड, जो काफ़ी फेमस है। कुछ और एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो तुम कहते हो कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो तुम इसके ऊपर सवाल खड़े करते हो कि व्हाट इज़ पब्लिक एंड व्हाट इज़ स्पीकिंग, और फिर धीरे धीरे करते हुए तुम एक आंसर पे पहुंचते हो। फिर तुम खुद के ऊपर सवाल खड़े करते हो कि ये जो फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, क्या वो डर की है या फिर एक्साइटमेंट की है। हो सकता है शायद वो एक्साइटमेंट की हो, क्योंकि तुम पहली बार जाकर बोलने जा रहे हो वहाँ पे पब्लिक के सामने, कोट अंडर कोट्स पब्लिक। फिर शायद जाके तुम एक्शन ले पाओ, फिर जाके तुम पब्लिक के सामने जाके बोल पाओ इतनी क्वेश्चनिंग के बाद। और कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछना कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग रैशनलाइज करना शुरू कर देगा कि मुझे डर इस वजह से लग रहा है कि वो कुछ क्या बोलेगा या फिर वो क्या बोलेगा, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्योंकि जब भी तुम वाई पूछते हो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ रीज़न बनना लग जाता है। हमारा काम है एक डेफिनेशनल लेवल पे सवाल खड़े करना। जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से सिखाया है कि सैटरडे को जाके बाल नहीं कटवाते, भगवान जी गुस्सा होता है। धीरे धीरे करके मैंने इन सारे बिलीव्स के ऊपर सवाल खड़े करे, और आज के टाइम में मैं केवल सैटरडे को ही जाता हूँ बाल कटवाने, क्योंकि उस दिन खाली रहता है पूरा सैलून। और मुझे जितने भी रीजंस दिए गए थे कि सैटरडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, उन सब के ऊपर मैंने सवाल खड़े करे। और सारे रीजंस के पीछे एक खोखलापन था, एक झूठ, एक दोगलापन। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं किस दिन जा रहा हूँ बाल कटवाने। तो अपने आप को अनकंडीशन करना कोई ईजी प्रोसेस नहीं है। तुम्हें उसके लिए कांस्टेंट अपने आप को, अपने बिलीव्स को, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। समझ लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और सडनली तुम्हारे अंदर एक अर्ज आती है मोबाइल उठा लेने की,
अगर तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम इस चीज़ के ऊपर सवाल खड़े करोगे कि ये हुआ क्या तुम बोर फील कर रहे थे? वजह क्या थी मोबाइल उठाने की, एकदम अड़ जाने की? या फिर मोबाइल उठाना ज़रूरी भी है? तुमने पढ़ाई को क्यों छोड़ा? तो ये इतने सारे सवाल है जो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं ऊबरमैन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हु इज़ ऊबरमैन। तो नीचे ऊबरमैन के बारे में बोलते हैं, आई टीच यू द सुपरमैन, मैन इज समथिंग दैट हैज़ टू बी सरपास्ड, what you have done to surpass man. All beings earlier have created something beyond themselves, and you want to be the ebb of this great tide, and would you rather go back to beast than to surpass man? What is ape to man? A laughing stock, a thing of shame, and just the same shall be to the superman, a laughing stock, a thing of shame. यानी सुपरमैन वो होगा या फिर ऊबरमैन वो होगा जिसने मैन को ही सरपास कर लिया है। जैसे हम एक बंदर को देख के हंसते हैं, उसी तरीके से ऊबरमैन हमें देख के हंसेगा। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर तुम अपने आप को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को नोटिस करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो आज का इंसान है वो फिज़िकली अपने एंसेस्टर्स से काफ़ी कमज़ोर है। एक बंदर भी इंसान से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक बंदर एक छत से जब दूसरी छत पे छलांग लगाता है तो उसे कुछ नहीं होता, पर एक इंसान अगर लगा दे तो अधिकतर इंसानों की हड्डी पसली एक हो जाए। तो इन फिज़िकल सेंस हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इन फिज़िकल सेंस हमारा इवोल्यूशन नहीं डिवोल्यूशन हुआ है। फिज़िकली हम किसी भी जानवर से ज़्यादा कमज़ोर हैं। कुत्ते बिल्ली तो नाले का पानी पीकर भी ज़िंदा रह लेते हैं। हमें गर्मी के लिए अलग कपड़े चाहिए, सर्दियों के लिए अलग, जबकि जानवरों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जानवर नाले का पानी पी लेंगे, गंदा खाना खा लेंगे, फिर भी वो ज़िंदा रह जाएंगे, पर इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंसान छत से कूद के मर जाएगा, पर हो सकता है कि जानवर कूदे या फिर एक बंदर कूदे तो उसे कुछ नहीं होगा। तो जो रियल इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग्स का, वो हुआ है हमारी कॉन्शियसनेस को लेकर के। हमारा रियल इवोल्यूशन जो हुआ है वो हुआ है हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि हम समझ सकते हैं चीज़ों को और समझ के उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्यों सोक्रेटिस क्वेश्चन किया करते थे लोगों के बिलीव्स पे, लोगों के कॉन्सेप्ट्स पे। वो दिखाना चाहते थे कि लोगों के ये बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स कितने खोखले हैं। जो भी वो कर रहे हैं वो केवल और केवल एक खोखली मान्यता के बेसिस पे कर रहे हैं। वो लोगों को समझदार बनाना चाहते थे। समझ और समझदार, देख रहे हो कि जिसकी जितनी ज़्यादा समझ बढ़ती चली जाए वो उतना ही समझदार बनता चला जाता है और वो उतना ही ऊबरमैन की जर्नी पे आगे बढ़ता चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।